Okay. Just give me a confirmation if I'm audible clearly. क्या आप सबको अब मेरी आवाज आ रही है? Okay. Okay, perfect. So लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, राइट? तो एक बार उस होमवर्क को देख लिया जाए। सो दिस वाज द होमवर्क। अब इस होमवर्क में क्या है कि मैंने एक छोटा सा चेस बोर्ड बनाया था और मैंने आपसे इस पे दो सवाल पूछे थे। एक कि कितने इसमें वो बनेंगे रेक्टेंगल्स और कितने स्क्वायर्स बनेंगे, राइट? तो एक बार जल्दी से मुझे चैट में आंसर बता दो। जल्दी से आप लोग के जो जो आंसर आए मुझे चैट में बता दो। विवांशु कह रहा अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। अब हो गया विवांशु? नहीं आदर्श, अपना ये तो आप पूछ रहे हो। कितना आ रहा है सबका आंसर? मुझे 4 लोगों का रिप्लाई आया अभी तक। विवेक, आदर्श, आरजू एंड राहुल, और टॉकीर का भी आया है। विवांशु का आ गया, मधुरेंद्र का आया है, अमन का आया है, अब मृगंक का आ गया। अरे यहाँ पे दो दो आदित्य है। आदित्य एक बार अनम्यूट करना। यस सर। और ये दूसरा अकाउंट कौन सा है? ये दूसरा वाला जिस, हाँ ये कौन है? सॉरी सर, मैं थी, आदित्य के नाम से सेव था। अच्छा अच्छा ठीक। साक्षी वो चेंज कर लो, फिर क्या होता है ना अटेंडेंस लेने के टाइम पे फिर वो कंफ्यूजन आ जाएगा नहीं तो। अच्छा हर्ष, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ। देखो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स वाला, ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए अगर आपको याद होगा, कल हमने ये क्वेश्चन किया था और आप लोगों ने इसमें फॉर्म किया था पैरेलल लाइंस, राइट? आप लोगों ने इसमें फॉर्म किया था पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस वाले में आपने क्या चीज समझी थी कि क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर वाली लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल थी एंड रेड कलर वाली लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल थी, तो इसीलिए हमने कोई भी दो रेड लाइंस चूज किए एंड कोई भी दो ग्रीन लाइंस चूज किए, तो उनसे हमारे पास एक यूनिक पैरेललोग्राम आता है, राइट? दिस वाज द लॉजिक। अब अगर हम बात करें कि क्वाड्रिलेट रेक्टेंगल में क्या होता है, तो जैसे पैरेललोग्राम के ना अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ साइड्स को परपेंडिकुलर भी होना पड़ता है कि नहीं? तो जैसे कि इस केस में अगर देखा जाए तो ये जो मैंने L1, L2, L3 एंड L4 अगर इन लाइंस की बात करूं तो ये सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल है। L5, L6, L7, 8, L8 ये चारों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, लेकिन ये वाले लाइंस जब L1, L2, L3, L4 के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो बीच में हर जगह 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है बीच में हर जगह? 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो ये लाइंस है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और अगर ये लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ स्टूडेंट्स, तो जरा सोच के बताओ, अगर आपने L1 पिक किया
एंड L3 पिक किया, L1 और L3 के साथ मान लीजिए आपने L8 और L6 पिक किया, तो कौन सा रेक्टेंगल बनेगा? क्या कोई रेक्टेंगल बनेगा? पहला सवाल तो ये है। L1 L3 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में एंड L6 एंड L8 हॉरिजॉन्टल में, अगर आपने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन किया तो क्या कोई रेक्टेंगल बनेगा? अगर बनेगा तो स्क्रीन पे मार्क करो, अगर बनेगा तो स्क्रीन पे मार्क करो। वेरी गुड आरजू, सबको पता चल रहा है ना? सबको पता चल रहा होगा। एक बना दिया तो उसके ऊपर सब बनाओगे हैं? अब करके दिखाओ जरा। ओके अच्छा, अगर मैंने L6 के जगह L5 लिया, अगर मैंने L6 के जगह L5 लिया, अब जरा बताना, L6 के जगह L5 सही है? करेक्ट। तो सबको पता चल रहा है ना? ठीक है, ओके डन, सबको समझ में आ रहा है मतलब। चलो, तो क्या यहाँ पे मैं ये समझ सकता हूं कि रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे 4 हॉरिजॉन्टल में से कोई 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करना है एंड 4 वर्टिकल लाइन में से कोई 2 वर्टिकल लाइन चूज करना है? टेल मी यस और नो। इफ आई वांट टू मेक अ रेक्टेंगल, अगर मैंने नीचे 4 लाइनों में से कोई भी 2 लाइन चूज की एंड राइट के 4 लाइनों में से कोई भी 2 लाइन चूज की, तो क्या मेरे पास एक नया रेक्टेंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, राइट? तो अगर मेरे पास एक नया रेक्टेंगल आ रहा है, तो इन दैट केस नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का अगर मुझे आंसर लिखना पड़ा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 4c2 इंटू 4c2, मतलब एक तरीके से वो पैरेललोग्राम वाला ही हो गया, बस वहां पे ये था कि लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल थी, जबकि इस केस में लाइंस पैरेलल है लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी हो रही है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे 36 आ रहा है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? अब इसमें से एक छोटा चीज हर्ष ने पूछा है। हाँ विवांशु। सर अगर स्क्वायर भी बनेगा तो उसको भी तो रेक्टेंगल बोलते हैं ना, तो वो भी इसमें जुड़ेगा। एग्जैक्टली तो इस यही मैं पॉइंट यहाँ पे रखने वाला था। दिस इंक्लूड्स, यहां लिख देता हूं, सिंस ऑल स्क्वायर्स आर rectangles, therefore these 36 rectangles includes all the possible squares in the diagram। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? क्योंकि स्क्वायर्स भी रेक्टेंगल ही होते हैं, तो इसीलिए जो हमको यहाँ पे 36 रेक्टेंगल्स मिला है, इन 36 रेक्टेंगल्स के अंदर सारे स्क्वायर्स भी आ रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? आई बात समझ में? तो इसका आंसर है 36। ओके, अब अगर मैं बात करूं किन किन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था इसका, तो पंकज का गलत था, आदित्य का गलत था, अंशु का गलत था, अमन का गलत था, विवांशु तो 120 पे पहुंच गया था, सुरेंद्र का गलत था, तौकीर का गलत था, राहुल का गलत था, आरजू ने सही किया था, आदर्श की भी गलती हुई थी और विवेक ने सही किया था। ओके अच्छा, अब बात करते हैं स्क्वायर्स का। अब देखो स्टूडेंट, स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर के लिए पहले तो आपको ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए था कि ये सारे लाइंस एक दूसरे के साथ इक्वली स्पेस्ड हो। यस और नो? पहले ये बताओ। अगर मेरे को ये नहीं पता कि L1 L2 के बीच में उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना L2 L3 और L3 L4 के बीच में है, और ये सारे डिस्टेंस है, मतलब ये ए, अगर ये इस तरीके से नहीं दिया गया होगा तो आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स कभी नहीं फाइंड आउट कर पाओगे।
मधुरेंद्र पूछा है 4c2 इंटू 4c2 क्यों किया? मधुरेंद्र, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपने ये L1 से लेके L4 के बीच में अगर आपने L1 चूज किया और L3 चूज किया, ठीक है, और L5 से L8 के बीच में आपने L7 चूज किया एंड L6 चूज किया, तो इन चारों लाइनों से क्या आपको कोई रेक्टेंगल मिलेगा? इन चारों लाइनों से क्या आपको कोई रेक्टेंगल मिलेगा? अगर मिलेगा तो स्क्रीन पे मार्क करो कौन सा रेक्टेंगल मिलेगा। सिर्फ मधुरेंद्र करेगा, ठीक है? स्क्रीन पे मार्क करो। हाँ, क्लियर है, समझ में आ गया आपको? अब इसी में अगर मैंने आपको बोला कि आपने L6 और L8 ले लो, L6 और L8 ले लो, यहां पे L1 और L3 ही रहने दो, क्या आपको कोई नया रेक्टेंगल मिलेगा? अगर आपको कोई नया रेक्टेंगल मिलेगा तो मार्क कीजिए स्क्रीन पे एक बार, कौन सा वाला होगा? हाँ, ठीक है। तो क्या सीखे यहाँ पे आप? यहाँ पे ये सीखे कि जो भी हम यहाँ पे रेक्टेंगल्स फॉर्म करेंगे ना, वो रेक्टेंगल्स फॉर्म कब हो रहा है? जब हम L1 से L4 में से कोई दो लाइन उठा रहे एंड L5 से L8 के बीच में कोई दो लाइन उठा रहे, तो यहाँ पे चार में से कोई दो उठा रहे, वहां पे भी चार में से कोई दो उठा रहे, इसीलिए 4c2 इंटू 4c2 किया गया, ठीक है? क्योंकि हमको यहां से भी लाइन चूज करना है एंड वहां से भी लाइन चूज करना है, इसीलिए 4c2 इंटू 4c2। क्या ये चीज क्लियर है अब? हाँ विवेक। सर तब तो ऐसे किसी का भी पूछेगा, जैसे कोई भी दो पैरेलल या कितना भी पैरेलल लाइन हो, उसमें पैरेललोग्राम बने या क्वाड्रिलेटरल बने, तो ऐसे ही हम करेंगे, लाइन गिन लेंगे और उसके बाद दो इंटरसेक्शन हो रहा है तो जैसे इसमें 4c2 किए, तो अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर उसमें पूछता है कितना पैरेललोग्राम है, तो यही अप्रोच लगेगा। पैरेलल लाइन से और पैरेललोग्राम पूछा हुआ है तब यही लगेगा। परपेंडिकुलर मतलब ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे ये सब 90 डिग्री बन रहा है तो रेक्टेंगल भी बता पाओगे। ये चीज तो मैं जो आप सवाल पूछ रहे हो वो मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी जवाब दे दिया था कि यहाँ पे हम रेक्टेंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि रेड कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री नहीं बना रही। यहाँ पे अगर नहीं, आपसे नहीं। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाता तो भी 36 होता, और यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है वो भी 36 ही है, ठीक है? यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, आंसर तो सेम ही होगा। जैसा अभी 36 आया, मतलब कि ये जितना लाइन इंटरसेक्ट करा दी है उसमें, जैसे चेस हो गया, चेस में अगर देखेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा ही लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। 9 लाइंस होता है, कितना ज्यादा होता है? 9 लाइंस होता है। हाँ, तो उसमें भी तो यही होगा 9c2 इंटू 9c2। हाँ ठीक है। और वैसे ही अगर दे दिया कोई उसमें पैरेलल की तरह या फिर क्वाड्रिलेटरल कुछ बना दिया, पूछा कि इसमें कितना क्वाड्रिलेटरल होगा, एकदम सेम यही अप्रोच लगेगा। क्वाड्रिलेटरल के लिए तो यही अप्रोच लगेगा। ठीक है। यस मधुरेन। सर अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन 6 है और वर्टिकल लाइन 5 है, तब तो वहां पे 6 से c2 इंटू 5c2 होगा। हाँ वही होगा। ओके, तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए। अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स वाला जो सवाल है, आप बिलीव नहीं करोगे बट मैंने ये सवाल क्लास 8 में दिया था ऑफलाइन में। मैंने उनके सामने ऐसे चेस बोर्ड बना दिया था 4x4 का, और मैंने पूछा था उन लोगों से कि बताओ कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े सारे स्क्वायर्स। क्लास में लगभग 8 से 9 लोग, 30 लोग बैठे हुए, तो क्लास 8 की बात कर रहा हूँ। रेक्टेंगल्स निकालना तो उनके लिए मुश्किल है क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन लग रहा है, लेकिन स्क्वायर्स निकालने में कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं लगेगी। नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आएगा, ठीक है? तो अगर आप में से कुछ लोग नहीं कर पाए हो तो ये याद रखो कि ये सेम सवाल मैंने क्लास 8 में दिया था और 8 से 9 लोगों ने मेरे को क्लास में बतौर 10 मिनट के अंदर आंसर दिया था, ठीक है? तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन।
ये देखो, तो मान लीजिए कि ये जो आपके सामने चेस बोर्ड बना था ये 3 यूनिट इंटू 3 यूनिट का बना था, मतलब कि हर एक लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 यूनिट का हो जाएगा। तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, सिमिलरली यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, ये सब एक एक यूनिट के हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से स्क्वायर्स देखोगे, तो हमको यहाँ पे ना स्क्वायर्स जब फाइंड आउट करने हैं तो हमको स्क्वायर्स देखना पड़ेगा यूनिट वाइज। कैसे देखना पड़ेगा? स्क्वायर्स देखना पड़ेगा यूनिट वाइज। तो पहले देखो 1 यूनिट के स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं। 1 यूनिट के स्क्वायर्स मतलब ऐसे स्क्वायर्स जिसका साइड है 1 यूनिट का, ऐसे स्क्वायर्स जिनका साइड है 1 यूनिट का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे 9 स्क्वायर्स हैं जो कि एक एक यूनिट के बने हैं। ठीक है, तो मैं इनको हटा रहा हूं और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 स्क्वायर। 1 यूनिट स्क्वायर कितने हैं? तो 9 है। अब 2 यूनिट के स्क्वायर्स देखने हैं। अब समझो कि 2 यूनिट का स्क्वायर क्या होगा। 2 यूनिट का स्क्वायर मतलब ऐसे स्क्वायर जिसका साइड अब 2 यूनिट का होगा, तो वो हो जाएगा आपका ये हो गया आपका पहला स्क्वायर, फिर ये हो गया आपका दूसरा स्क्वायर, है ना। देखो ये 2 यूनिट का है कि नहीं। ये हो गया आपका तीसरा स्क्वायर और ये हो गया आपका चौथा स्क्वायर। तो ये आपके टोटल 4 स्क्वायर्स बन गए। ठीक है, ये आपके टोटल 4 स्क्वायर्स बन गए। क्लियर? तो ये लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो 1 यूनिट के स्क्वायर्स तो 9 दिखे थे। अभी फिर हमने देखा 2 यूनिट के स्क्वायर्स। 2 यूनिट के स्क्वायर्स ये कितने बन गए? ये बन गए 4 स्क्वायर्स। अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है 3 यूनिट का स्क्वायर। 3 यूनिट का स्क्वायर, 3 यूनिट का स्क्वायर मतलब अब उसकी साइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? अब उसकी साइड की लेंथ होनी चाहिए 3। तो ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना बना फिर? यहाँ पे 3 यूनिट का एक ही स्क्वायर बना है ना। 3 यूनिट का एक ही स्क्वायर बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आएगा 9 + 4 + 1 विच इज 14। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, तो ये जो 1 यूनिट का स्क्वायर आया जो 9 है ना, 9 इज एक्चुअली 3 का स्क्वायर। ये जो 4 आया है इट इज एक्चुअली 2 का स्क्वायर, और ये जो 1 आया है इट इज एक्चुअली 1 का स्क्वायर। है ना। मतलब वो देखो, ऑब्जर्वेशन देखो कि आपका 1 यूनिट का स्क्वायर कितना आया है? 1 यूनिट का स्क्वायर आया है 3 स्क्वायर 9। 2 यूनिट का स्क्वायर कितना आया है? 2 स्क्वायर 4। और 3 यूनिट का स्क्वायर कितना आया है? तो 1 आया है। तो ये लॉजिक मतलब ये स्क्वायर्स लग रहा था। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमेशा कितने होने वाले हैं? ये आप चाहो तो ऐसा फॉर्मूला अभी नोट कर सकते हो। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे फिर? तो आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे n इंटू n+1, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6, वेयर n इज द यूनिट। तो जैसे इस केस में हमारा यूनिट क्या था? इस केस में हमारा 3 यूनिट, जो क्वेश्चन में डायग्राम था वो 3 यूनिट का था, तो हम n के जगह पे 3 रखेंगे, तो n+1 आपका 3 + 1 4 हो जाएगा, एंड 2n+1 आपका 2 इंटू 3 6 + 1 7 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो यहां से भी आपको कितना आएगा? 14 आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया और ये आपका लॉजिक हो गया। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? जल्दी से इसे नोट कीजिए एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए, हरी अप।
हाँ विवेक। सर अभी आप बोले कि रेक्टेंगल बनता है तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो बनता है, फिर यहाँ पे तो स्क्वायर भी तो बन रहा है ना, तो हम उस वो वाला अप्रोच क्यों नहीं लगाए जो अभी लगाए ऊपर रेक्टेंगल में? ये क्योंकि क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्वल साइड और 90 डिग्री पे ये इक्वल ट्रायंगल बने। तो जरा ये बताओ कि अगर आपने L1 और L4 उठाया नीचे से और यहां से L6 और L7 उठाया, तो आपका तो उस केस में जो रेक्टेंगल बनेगा वो बनेगा ये। क्या अब ये आपका स्क्वायर है? नहीं। आपने एक बात बताओ, आपने मेरे को क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है, आपने आंसर दिया था ना इसका, स्क्वायर का दिए थे और 36। आप अभी स्क्वायर आपने रेक्टेंगल का दिया था 36, हम्म है ना? और स्क्वायर का भी तो यही आप दिए थे, आंसर लेके आ गए थे। अच्छा, क्योंकि दोनों में हम मेरा सेम अप्रोच चला था, क्योंकि रेक्टेंगल में हम देखे तो देखे कि यही वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल को इंटरसेक्ट कर रहा है तो रेक्टेंगल बना रहा है, तो वही चीज हम वही सोचे, तो ये भी तो लेकिन फिर स्क्वायर ये भी तो वही। लेकिन फिर ये लॉजिक नहीं दिमाग में हिट किया कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल में आप L1 L4 उठा लेते हो, L6 L7 उठा लोगे तो वो रेक्टेंगल रहेगा लेकिन स्क्वायर नहीं रहेगा। आई थिंक ये तो बड़ा क्लियर था, मतलब कि अगर आपके मन में सवाल भी आ रहा है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे सेम होगा, तो गलत सोच थी, कंप्लीटली गलत सोच थी। ये कभी भी इस तरीके के जितने फिगर्स होंगे ना, कितने भी फिगर्स उठा के देख लेना, कभी भी आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स सेम नहीं आएंगे। हमेशा नंबर ऑफ स्क्वायर्स कम आएगा, हमेशा। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है ना, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं लेकिन सारे रेक्टेंगल्स को स्क्वायर नहीं कहा जाता है। तो उस लॉजिक से आपको कुछ ऐसे वो मिल जाएंगे जहां पे ऐसे रेक्टेंगल्स मिलेंगे जो स्क्वायर नहीं कहे जाएंगे। अच्छा ठीक चलो, है। सो नाउ अब ये जो जेई में जो सवाल आया था ना, तो जेई में जो सवाल आया था वो एक्चुअल चेस बोर्ड पे आया था। तो एक बार जल्दी से उसको फिर सॉल्व करके मेरे को सब आंसर्स बता दो। फाइंड द नंबर ऑफ rectangles and squares in an 8x8 chessboard। 8x8 के चेसबोर्ड में कितने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स होंगे? हाँ हर्ष सही है। अब ये एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, एग्जैक्टली लास्ट। तो मैं बेसिकली ये करूंगा कि जिन जिन लोगों का अभी इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं आएगा उन सबको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन जैसा है, कंप्लीटली सेम। एग्जैक्टली लास्ट। चेस बोर्ड याद करो, चेस बोर्ड में क्या होता है? चेस बोर्ड में 8 स्क्वायर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग से डिसाइड करो। चेस बोर्ड में खुद से डायग्राम बनाओ, चेस बोर्ड के अंदर 8 स्क्वायर होता है। मैं 8x8 वर्ड भी नहीं रखना चाहता हूं, मैं रखता हूं यहाँ पे नॉर्मल चेस बोर्ड, इन अ नॉर्मल चेस बोर्ड। तो मैं देख रहा हूं कि किन किन लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है, उससे पता चल जाएगा ना कि कितने लोग सोए हुए हैं।
और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट काफी होगा इस क्वेश्चन के लिए, स्पेशली अगर लास्ट क्वेश्चन के जैसा सब कुछ डिट्टो सेम है। हर्ष एटलीस्ट इसी बहाने वो पता तो चलेगा कि जागे हुए हैं, है ना। गूगल करके भी अगर आंसर दे रहे हैं तो जागे तो हुए हैं, पढ़ते पढ़ते तो नहीं है कुछ लोग। अब जैसे इतना टाइम देने के बाद भी मुझे कुछ लोगों से रिप्लाई नहीं आया है, अब वो लोग कौन कौन है? तो ज्यादा लोग नहीं है जो सो रहे हैं उसमें, बस अभी मेरे को दिख रहा है एक कार्तिक दिख रहा है, एक रियांशु दिख रही है, और एक विकास दिख रहा है। विकास का भी अभी रिप्लाई आ गया। ठीक है, तो इन लोगों को निकाला जाए। कार्तिक 1 मिनट बताने वाली चीज नहीं थी, मतलब लास्ट क्वेश्चन के जैसा ना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया होता, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। खाली वहां पे ना 3 के जगह पे क्या किया है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलो निकालता हूं, पढ़ाई करो। मधुरेंद्र, क्या आया है आपका आंसर इसमें? ओके, तो देखो अब हमको चेस बोर्ड बनाना है। तो उस चेस बोर्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे को 8 स्क्वायर्स चाहिए होते हैं, है ना। चेस बोर्ड में 8 स्क्वायर्स चाहिए होते हैं। अरिजीत कैसे निकाले हो आंसर, ये बताओ जरा। अनम्यूट करो वरना तुम्हें अभी मैं निकालता हूं यहाँ से। कैसे आया आंसर तुम्हारा? ये देखो फिर ये गायब है, किक आउट करते हैं इसको। विकास थोड़ा सा अनम्यूट करके बताओ तो आंसर कैसे निकाले हो। विकास अनम्यूट करके बताओ कैसे निकाले हो आंसर। नहीं बताओगे ना तो नहीं करोगे क्लास, रिमूव। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका कैसे निकालें। 1 2 3 4, 5
6 7 8। तो देख के बता दो 8 स्क्वायर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर हो गए। अब अगर 8 स्क्वायर हो गए तो जरा चेक करो तो वर्टिकल लाइन कितने, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, काउंटिंग करो जरा एक बार, आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्टिकल और 9 हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हुआ 9 और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस भी हुआ 9। तो इस हिसाब से हमारे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे 9c2 इंटू 9c2। ठीक है, अब 9c2 की वैल्यू होती है 9 इंटू 8 72/2 36, मतलब 36 इंटू 36, और 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296। ओके, अच्छा अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स का। तो गाइज नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स तो वही हो जाएगा, n फॉर्मूले में क्या करोगे, n के जगह पे क्या रखोगे, 8 रखोगे, 8 स्क्वायर है ना, यहाँ पे 8 बॉक्सेस है, तो 8 इंटू 9 इंटू 2n+1 मतलब 17 होल डिवाइडेड बाई 6। तो यहां से आपको 204 आएगा। ठीक है, यहां से आपको आएगा 204। तो दिस वाज इट। बढ़ते अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन के जैसा था। अब आते हैं कुछ रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस के लॉजिक के ऊपर। रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस में क्या है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन दैट p पर्टिकुलर थिंग। मतलब ना, अभी देखो नॉर्मल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एक बार इसे पढ़ लो, तो एक बार ये पूरे के पूरे पढ़ लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। नहीं मधुरेंद्र, 204 होगा। पढ़ लिया सबने? अब मैं एक एक करके ना एक क्वेश्चन देता हूं ताकि हमको लॉजिक समझ में आए। तो जैसे सबसे पहला वाला क्या है, हमारे पास सबसे पहले सिचुएशन है कि n अलग अलग चीजें हैं। साक्षी पूछ रहे रेस्ट्रिक्शन मींस, साक्षी इंग्लिश की क्लासेस शुरू करो। रेस्ट्रिक्शन का अगर मतलब समझना पड़ रहा है तो आप क्या कहते हैं, जेई के वर्ड प्रॉब्लम्स एक भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। रेस्ट्रिक्शन का मतलब कंडीशन, पाबंदी है ना, कुछ कंडीशन दे रखा है, कुछ पाबंदियां हैं। जैसे एक सवाल यहां पे लिखता हूं, दैट मान लो आउट ऑफ 4 persons
A, B, C and D, if one particular person is always selected, then find out in how many ways can we form a committee of 3 persons. ठीक है, तो इस सवाल को ट्राई करो तो सबसे पहले वेरी गुड पंकज, वेरी गुड हर्ष. राहुल आंसर क्या है? करेक्ट है राहुल. मृगंक करेक्ट है. 4 लोगों का आंसर है, चारों करेक्ट है. सो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 4 में से 3 लोगों की कमिटी बनानी है. मोटा मोटी 4 में से 3 लोगों की कमिटी बनानी है, लेकिन कंडीशन दे रखा है. कंडीशन क्या है? एक ऐसा इंसान है जिसको हमेशा सिलेक्ट करोगे. एक ऐसा इंसान है जिसको हमेशा सिलेक्ट करोगे. अब हमको तो नहीं पता वो कौन सा इंसान है, हमको तो नहीं पता वो कौन सा इंसान है. ठीक है, तो मान लीजिए वो जो भी होगा, ठीक है, अब क्योंकि एक इंसान को हमेशा रखना है, एक इंसान को हमेशा रखना है, तो लॉजिक क्या चलेगा जानते हो? लॉजिक ये चलेगा कि क्योंकि एक इंसान को हमेशा रखना है तो अब हमको रिमेनिंग 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है. रिमेनिंग 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है. अच्छा, एक और चीज है, यहां पे वो मेंशन करना पड़ेगा कि किसको हमेशा रखना चाहते हो, किसको हमेशा रखना चाहते हो. तो अब इसमें 2 केसेस बनता है. एक अगर आदमी का नाम नहीं दिया तब क्या करोगे, और एक अगर आदमी का नाम दे दिया तब क्या करोगे. ठीक है, तो अभी ऐसे समझो कि इफ ए इज ऑलवेज सिलेक्टेड, इफ ए इज ऑलवेज सिलेक्टेड, इफ ए इज ऑलवेज सिलेक्टेड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो जो 3 लोगों की कमिटी बनेगी ना, तो उसमें जिस पर्टिकुलर पर्सन की हम बात कर रहे थे, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन हमेशा ए रहेगा, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन हमेशा ए रहेगा तो बचे कितने? बी सी डी. और वो बचे बी सी डी में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 2 लोगों को सिलेक्ट करना है. तो रिमेनिंग 3 में से 2 लोगों को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है? 3C2, 3 वेज में सिलेक्ट किया जा सकता है. तो यहां पे बनेगा इफ ए इज ऑलवेज सिलेक्टेड, if A is always selected, then the committee of people, then the committee of 3 people is selected in 3 ways. ओके, क्या है क्वेश्चन? कि अगर ए को हम हमेशा सिलेक्ट करेंगे, अगर ए को हम हमेशा सिलेक्ट करेंगे तो 3 लोगों की कमिटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है? 3 तरीके से बनाई जा सकती है. लेकिन अब ये बताओ, अगर हमको ये नहीं पता कि सिर्फ ए सिलेक्ट होगा, अगर हमको नहीं पता कि ए सिलेक्ट होगा हमेशा, अगर बी सिलेक्ट हुआ तो उसके भी अपने 3 केसेस आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर बी सिलेक्ट हुआ तो उसके अपने 3 केसेस आएंगे, अगर सी सिलेक्ट हुआ तो उसके अपने 3 केसेस आएंगे, और अगर डी सिलेक्ट हुआ तो उसके अपने 3 केसेस आएंगे. होगा कि नहीं? राइट? तो अगर हमको आदमी नहीं बताया है, अगर हमको आदमी नहीं बताया है कि कौन बंदे को हमेशा रखना है, तो उस केस में ए को पहले फिक्स किया 3 केसेस, फिर बी को फिक्स किया 3, सी को फिक्स किया 3, डी को फिक्स किया 3, तो टोटल कितने केसेस बन जाएंगे उस हिसाब से?
टोटल 12 केसेस बन जाएंगे। 4 फैक्टोरियल से नहीं मल्टीप्लाई करना है मधुरेंद्र, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 लोग 4 पोजीशंस कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, वो होता है 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ए को फिक्स कर दिया, आप ऐसे सोचो ना, आप 4 दोस्त थे, आप 4 दोस्त में से आपको हमेशा सिलेक्ट करना है, तो बाकी 3 में से 2 को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, 3 तरीके से। अब मान लो कि इस बार राहुल को हमेशा सिलेक्ट किया जाएगा, तो बाकी 3 में से फिर से कितने केस बनेंगे, 3 बनेंगे। तो अगर आपको फिक्स किया तो 3 केसेस, राहुल को फिक्स किया तो 3 केसेस, पंकज को फिक्स किया तो 3 केसेस, और लेट्स से अरिजीत को फिक्स किया तो 3 केसेस। तो सबके इंडिविजुअल केसेस 3-3 आ रहे, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 12 हो गए ना, टोटल नंबर ऑफ केसेस 12 हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर उसने आदमी फिक्स कर दिया है तब तो इतना आंसर होगा, लेकिन अगर आदमी फिक्स नहीं किया है तो क्या होगा, तब हमको नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 4 लोग थे तो 4 × 3 करना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ पे हाँ ये वाला सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ये एक्चुअली सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन हो गया कि विल ऑलवेज ऑकर n - p c r - p, जहां पे n था 4, r था 3, 4 में से 3 लोगों की कमिटी बनानी थी, 4 में से 3 लोगों की कमिटी बनानी थी, और p क्या है, कितने लोग हैं जो हमेशा सिलेक्ट होंगे। तो इस केस में p 1 था, तो n - 1 करते तो 4 - 1 बनता, c r - 1 बनता। अच्छा, अब पहला केस क्या है, विल नेवर ऑकर, विल नेवर ऑकर। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका क्वेश्चन होगा in how many ways can you select 3 people from 4 people, 4 people A, B, C and D, where D is never selected। अब बताओ तो क्या होगा आंसर। सिंपल सा सवाल दिया हूं। आरजू करेक्ट, मृगम करेक्ट, अमृता करेक्ट, आदित्य करेक्ट, फरदीन सही है, विवांशु गलत, मानस गलत, मधुरेंद्र भी सही है। शुभम 3p3 लिखे हो, अभी उठा के फेंक देने को मन कर रहा है। 3p3 कहां लिखोगे, परमुटेशन में लिखोगे, यहां सिलेक्शन है, परमुटेशन कहां से आ गया। पंकज करेक्ट, राहुल सही है, साक्षी करेक्ट, विवेक गलत, अमन सही है। ओके, सो फाइनली अगर यहां पे देखोगे, सिंस D इज ऑलवेज, ऐसे ना यहां पे, सिंस D इज नेवर सिलेक्टेड, since D is never selected, therefore we have to select 3 people from ABC, है ना। ABCD में से अब आप D को कभी नहीं सिलेक्ट करोगे तो ABCD में से अगर आप D को कभी नहीं सिलेक्ट करोगे तो बचा ABC। अब ABC 3 लोग हैं, 3 में से 3 लोग को सिलेक्ट करना है, 3 में से 3 लोग को सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हो। सर अगर यहाँ पे हो कि सिलेक्ट एंड अरेंज, तब क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन में। अगर डी कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा और आपको 3 लोगों को अरेंज करना है, तब 3 फैक्टोरियल हो जाता, क्योंकि 3 लोग 3 पोजीशन 3p3 लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, from 5 people A, B, C, D and E, अब बताओ तो क्या होगा आंसर।
करेक्ट। मधुरेंद्र गलत हो रहा है। -3c4 कैसे लिखोगे? एनसीआर में n बड़ा होता है। तो यहां पे अब आंसर क्या होगा कि तीन सिलेक्ट करने थे, 5 लोग मेरे पास थे, 5 में से एक को कभी नहीं करेंगे, तो बचे तो 4 ना। ए बी सी डी ई में से डी को कभी नहीं सिलेक्ट करना है, तो बचा कौन? बचा ए बी सी और ई, बचा ए बी सी और ई। अब ए बी सी और ई में हमको 3 लोग को सिलेक्ट करना है, तो 4 में से 3 को सिलेक्ट कितने तरीके से किया जा सकता है? 4c3। अब अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे, कौन सा फॉर्मूला? जो पहला फॉर्मूला है n माइनस पी सी आर, तो यहाँ पे n कितना था? नंबर ऑफ लोग जो कि 5 है, कितने सिलेक्ट नहीं होंगे? 1 सिलेक्ट नहीं होंगे, एक बंदा कभी नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, तो p का वैल्यू 1 है। और कितने लोगों का कमिटी बनाना था? 3 लोगों का कमिटी बनाना था, तो इसलिए r की वैल्यू 3। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है ना, ये फॉर्मूला कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है। क्लियर है? अंशु गलती हो रही है क्या? बाकी लोग क्या ये फंडा क्लियर है? बताना एक बार, कंफर्मेशन दो जल्दी से, आगे बढ़े फिर। ना ठीक है, अब आते हैं इस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखो, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट है ना, इसमें पहले नीचे वाले को समझते हैं तो ऊपर वाला समझना ज्यादा आसान होगा। नीचे वाला समझते हैं फिर ऊपर वाला समझना ज्यादा आसान होगा। तो जरा ये सोच के बताओ सब कोई, अगर आपके सामने मैंने पांच वो रखे हैं, चॉकलेट रखे, ए बी सी डी, 4 ही रखे, मान लो 4 ही रखे, ठीक है। सो चॉकलेट ए बी सी डी ई। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कितने तरीके से आप एक चॉकलेट सिलेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके से आप एक चॉकलेट सिलेक्ट कर सकते हो? 4c1 आएगा आंसर, 4c1 आएगा आंसर। कितने तरीके से 2 चॉकलेट सिलेक्ट कर सकते हो? 4c2 आएगा। कितने तरीके से 3 चॉकलेट सिलेक्ट कर सकते हो? 4c3 आएगा। कितने तरीके से 4 चॉकलेट सिलेक्ट कर सकते हो? 4c4 आएगा। कितने तरीके से एक भी चॉकलेट नहीं सिलेक्ट कर सकते? कितने तरीके से एक भी चॉकलेट को सिलेक्ट नहीं कर सकते? तो 4c0 आएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपके सामने 4 चॉकलेट्स रखा है तो सिलेक्शन के कितने केसेस हो सकते हैं? जरा ये सोचो तो सब कोई, अगर आपके सामने 4 चॉकलेट्स रखे हुए हैं तो सिलेक्शन के कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं? सिलेक्शन के टोटल 5 केसेस पॉसिबल होंगे। कौन सा केस? तो एक केस होगा जहां पे आपको कोई भी चॉकलेट अच्छा नहीं लगा, आपने कोई भी चॉकलेट नहीं उठाया, पहला केस। दूसरा केस होगा जहां पे आपने उनमें से कोई एक चॉकलेट उठाया, तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस जिसमें आपने उनमें से कोई 2 चॉकलेट उठाया। चौथा केस जिसमें आपने इनमें से कोई 3 चॉकलेट उठाया। एंड 5वां केस जिसमें आपने सारे चॉकलेट उठा लिए, है ना। इसके अलावा कोई केसेस बन रहा है क्या? इसके अलावा कोई केसेस नहीं बन रहा, राइट। तो अब अगर आप इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करो तो 4c0 की वैल्यू 1 है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सारे सबको ऐड करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, तो बाइनोमियल में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 4c0 से लेके 4c4 का एडिशन किसके इक्वल होता है? 4c0 से लेके 4c4 का एडिशन किसके इक्वल होता है? 2 to the power 4 के इक्वल होगा कि नहीं? 2 to the power 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, राइट। सो अल्टीमेटली जो पॉइंट यहाँ पे समझना है स्टूडेंट्स, वो ये लैंग्वेज आपने दिमाग में अब इसको बैठा लो कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर आइटम्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम्स। अगर मेरे सामने
n अलग अलग चीजें रखी गई है तो उनमें से 0 या 0 से ज्यादा चीजें कितने तरीके से उठाया जा सकता है? 0 मतलब या तो आपने कुछ नहीं उठाया या कम से कम एक चीज उठाई है, तो कितने तरीके से उसको उठाया जा सकता है? वो उठाया जा सकता है 2 टू द पावर n नंबर ऑफ वेज में, है कि नहीं? तो ये देखो, ये समेशन तो हमने बाइनोमियल में देख रखा था, और ये 4C0 का मतलब क्या है कि हमने एक भी चॉकलेट नहीं उठाया। 4C1 का मतलब एक चॉकलेट उठाया, 4C2 का मतलब 2 चॉकलेट उठाया, 4C3 का मतलब 3 चॉकलेट उठाया, 4C4 का मतलब 4 चॉकलेट उठाया। ठीक है, तब जाके हमारे को आंसर कितना मिला? तब जाके हमारे को आंसर मिला है 2 का पावर 4। ठीक है, तब जाके हमारे को आंसर क्या मिला है? 2 का पावर 4। बोलो। हाँ वियांशु। सर वहां पे हमको ये कंफर्म करना है कि मतलब एक प्रोसेस में जैसे 4C0 में 1 आया है सिलेक्शन, एंड 4C3 में हमारा 4 आया है, तो मतलब वो 4 और 1 एडिशन हो गया, फिर ये 4C0 एक प्रोसेस हो रहा है और 4C1 ये वाला। एडिशन पूरा वैल्यू हो रहा है ना, मतलब देखो बेसिकली ये देख रहे हैं कि 4C0 की वैल्यू तो 1 होती है, यस सर। 4C1 की वैल्यू 4 होती है, 4 4C2 की वैल्यू 6, 6 4, 1, इन सबको यस ऐड सर। किया तो कितना आ रहा है? 6 4 10 और 6 16। 16 आ रहा है ना। यस और सर। ऐसे भी अगर हम बाइनोमियल में देखें तो NC0 से लेके NCR तक का एडिशन क्या होता था? 2 2 का टू द पावर n पावर होता था। n। यस सर। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या ऐड कर रहे हैं? तो हम ऐड कर रहे हैं कि अगर हमारे सामने अलग अलग नंबर ऑफ केसेस अगर देखा जाए, अगर हमारे सामने n अलग अलग चीजें रखी गई है, तो उन n अलग अलग चीजों में से या तो आपने कुछ भी नहीं उठाया या कम से कम एक चीज उठाया। ये कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 टू द पावर n तरीके से किया जा सकता है। और ये 2 टू द पावर n आया कैसे? तो ये आया है, एक वो केस लिया गया जिसमें आपने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं उठाया NC0, फिर एक वो केस लिया गया जिसमें आपने एक ऑब्जेक्ट उठाया NC1, फिर वो केस लिया गया है जहां पे आपने दो ऑब्जेक्ट्स उठाए NC2। तो NC0 NC1 NC2 करके NCN तक चला गया, और तब जाके हमको एडिशन कितना मिला? हमको मिला 2 टू द पावर n। ठीक है सर। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब देखो, अब नीचे वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया तो ऊपर वाला पॉइंट कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन और मोर थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम्स। तो नीचे था 0 या 0 से ज्यादा, इसमें क्या है? एक या एक से ज्यादा। तो मतलब कि इसमें से हमको कौन सा केस माइनस करना है? इसमें अगर देखोगे तो इसमें मेरे को 2 टू द पावर n में से खाली 0 वाला केस माइनस करना है, NC0 माइनस करना है कि नहीं? क्योंकि नीचे कह रहा है 0 या 0 से ज्यादा, 0 और मोर थिंग्स, ऊपर कह रहा है 1 और मोर थिंग्स, मतलब वो 0 वाला केस नहीं काउंट कर रहा है। और 0 वाला केस कितना है? NC0 होगा। अब NC0 की वैल्यू तो हमेशा 1 होगी ना, NC0 की वैल्यू तो हमेशा 1 होगी। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है? यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 2 टू द पावर n-1 का। क्या ये फंडा क्लियर है आप सबको? तो अब थोड़ा सा मॉड्यूल पे चलते हैं। वैसे मैंने एक और स्लाइड रखा था ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट का, बट उससे पहले मेरे को मॉड्यूल का क्वेश्चंस खत्म करना है। तो आप आते हैं एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ विवेक। सो इसमें से हम लोग कहां तक कर चुके थे? ये कौन सा, ये होमवर्क है क्या? हाँ ये होमवर्क है। सो बेसिकली अब आपको मैं अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इसको सॉल्व करना। पहले इसको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 7, चलो ये 3 क्वेश्चन, हरी अप। चलो अभी ये 3 क्वेश्चन करो, डाउट्स वगैरह के लिए आज एक्चुअली ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 11:33 हो रहा है, 12 मिनट बचे हुए हैं। तो मैंने आसान से क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। प्लेन कंसिस्ट ऑफ 9 पॉइंट्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो याद कीजिएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होता था NC3, और अगर उसमें कुछ कोलिनियर पॉइंट होते थे तो माइनस MC3, है ना, NC3 माइनस MC3। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा 9C3 माइनस 5C3, बिकॉज हमारे को 9 पॉइंट्स दिए थे, 9 में से बोला है 5 पॉइंट कोलिनियर, 9 में से बोला है 5 पॉइंट कोलिनियर, तो इसीलिए 9C3 माइनस 5C3। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, 10 पॉइंट है प्लेन में, उसमें से कह रहा है कि कोई भी 3 एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है एक्सेप्ट 4, तो 10 में से 4 ऐसे पॉइंट है जो कि कोलिनियर है, बाकी 6 नॉन कोलिनियर है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1। प्लस 1 क्यों करेंगे, मधुरेंद्र, प्लस 1 करना पड़ेगा ना इसमें, प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि ट्राइंगल में हम प्लस 1 नहीं करते हैं क्योंकि उससे ट्राइंगल नहीं बनता, लेकिन वो सारे कोलिनियर वाले पॉइंट को ज्वाइन करके एक यूनिक लाइन तो बनेगी ना, तो इसीलिए हमको प्लस 1 करना होता है, मैंने बताया हुआ है ये ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा फिर। ओके, 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1। तो अब आते हैं, अब आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 2-3 मिनट का टाइम देता हूं।
हर्ष करेक्ट है। मृगंक आपका भी आंसर सही है। चलो फटाफट मैं आपको बताता हूं। देखो, तो 4 डॉक्टर और 8 लॉयर में से 6 लोग सिलेक्ट करने, कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। तो केसेस अगर देखा जाए तो 1 डॉक्टर एंड 3 लॉयर, ये एक केस होगा, और 2 डॉक्टर्स एंड 2 लॉयर्स होगा, और 3 डॉक्टर्स और 3 डॉक्टर्स एंड 1 लॉयर होगा, और 4 डॉक्टर्स 0 लॉयर्स होंगे। बिकॉज देखो, आपको 4 लोग सिलेक्ट करने थे, कंडीशन दिया था नंबर ऑफ डॉक्टर्स पे, नंबर ऑफ लॉयर्स पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ था। सर 6 लोग सेलेक्ट करना है। अच्छा, सॉरी 6 सिलेक्ट करने थे ना, मैं 4 काउंट करके चल रहा था। तो 1 डॉक्टर 5 लॉयर, 2 डॉक्टर 4 लॉयर, 3 डॉक्टर 3 लॉयर एंड 4 डॉक्टर्स 2 लॉयर्स। अब देखो, तो एक डॉक्टर को चूज करोगे 4 में से, कितने तरीके से होगा? 4C1। 5 लॉयर को चूज करोगे 8 में से, कितने तरीके से होगा? 8C5। अब एंड वर्ड है मतलब मल्टीप्लीकेशन, अब यहाँ पे और लगा है तो प्लस, और इसी तरीके से आपको 4C2 इंटू 8C4 प्लस 4C3 इंटू 8C3 प्लस 4C4 इंटू 8C2। तो ये आपका मेथड 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका मेथड 1। मेथड 2 क्या होगा? तो मेथड 2 मैं यहां पे लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस of 6 people from 12 people, 4 doctors and 8 lawyers. Total number of selections of 6 people from 12 people minus number of selections of 6 people from 8 lawyers. ओके, तो बेसिकली क्या कर रहे हो जानते हो? मैंने बोला कि मेरे सामने 12 लोग थे, 12 में से 6 सिलेक्ट करने के जो केसेस है, मेरे सामने 4 डॉक्टर और 8 लॉयर है, मतलब टोटल 12 लोग हैं। तो 12 में से 6 सिलेक्ट करने के कितने रास्ते हैं? 12C6। अब ये 12C6 में सारे केसेस, ठीक है। अब उन सारे केसेस में से हम उन केसेस को माइनस करते हैं जिसमें सारे लॉयर्स हैं। सारे केसेस का मतलब है डॉक्टर लॉयर होंगे, कुछ खाली डॉक्टर वाले होंगे, कुछ खाली लॉयर वाले होंगे, इस तरीके के होंगे। तो उन सारे केसेस में से अगर मैंने उन केस को माइनस कर दिया, उस केस को माइनस कर दिया जिसमें सारे लॉयर्स हैं, तो फिर कौन बचेगा? तो फिर वो वाले केसेस बचेंगे जिनमें कम से कम एक डॉक्टर होगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 6 पीपल फ्रॉम 12 पीपल माइनस नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 6 पीपल फ्रॉम 8 लॉयर्स is equal to the remaining cases where we will have at least 1 doctor. तो इस हिसाब से मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 12 में से 6 लोग सिलेक्ट करेंगे तो 12C6, 8 लॉयर में से 6 सिलेक्ट करना है 8C6, और ये माइनस करेंगे तो हमको वो वाले केसेस मिलेंगे, केसेस हैविंग एटलीस्ट 1 डॉक्टर, केसेस हैविंग एटलीस्ट 1 डॉक्टर। आदर्श सर, तो 8 लॉयर्स में 6 लॉयर्स ना सेलेक्ट करें तो सर 8C6 होगा। हाँ सॉरी
8 से 6 बोल के 8 से 5। ठीक है, आई बात समझ में? क्या दोनों मेथड समझ में आया आप लोगों को? दोनों मेथड समझ में आया है क्या? ठीक है, आसान कौन सा है? जल्दी आंसर किससे आएगा? मेथड 2 से आएगा। जल्दी आंसर आएगा मेथड 2 से, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 ही वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, वहां पे आपको 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लीकेशन भी इन्वॉल्व है वहां पे। ठीक है, तो चलो फिर इट्स 11:45, यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास। बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क रहेगा आपको पूरा सेकंड एक्सरसाइज खत्म करना है। ठीक है, पूरा सेकंड एक्सरसाइज खत्म करना है, दिस विल बी योर होमवर्क। तो चलो फिर एंडिंग द क्लास हियर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में।